इस वीडियो के साथ हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। किस तरीके से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। एकदम स्क्रैच से हम शुरू करेंगे। आज का जो पहला वीडियो होगा इसमें हम बेसिक्स और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, क्या होता है इसके बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। उसके बाद हम थोड़ा जाएंगे कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने क्यों चाहिए और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे क्यों नहीं रिलाई करना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा डेप्थ में देखेंगे कि क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं, क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं, क्या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के, किस तरीके से आपको अपना एक मॉडल बनाने में इसमें मदद मिलेगी। और फिर अगले हफ्ते हम इसके आगे बढ़ेंगे और अगले हफ्ते हम एनुअल रिपोर्ट कैसे समझते हैं एक कंपनी के, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर फंडामेंटल एनालिसिस में आपको इंटरेस्ट हो या आप किसी अपने दोस्त को जानते हो जिसको इंटरेस्ट हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपके पास कोई फीडबैक हो हमारे लिए फंडामेंटल एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं ताकि अगले वीडियोज़ में हम उसको अपने वीडियोज़ में इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में दो एस्पेक्ट्स हैं। पहली चीज़ जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कंपनी को अच्छी तरीके से समझें। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से किसी भी स्टॉक को समझने में मदद करता है। क्यों एक पर्टिकुलर कंपनी होती है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिजल्ट देती है या अच्छी कंपाउंडिंग रिटर्न्स देती है, और कैसी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो लॉन्ग टर्म में शायद आपको वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दे वेल्थ बनाने की बजाय, वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस से मदद रहती है। तो आप कंपनी को समझेंगे, उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, कैसा मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है, क्या बिजनेस एथिक्स है, और फिर एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होगा जिसमें आप थोड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, मार्जिन्स कैसे चल रहे हैं कंपनी है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। और दूसरा एस्पेक्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट रहता है कि आप बेसिकली जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है उसको आप कितना डेप्थ में और कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर कोई सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री में कोई स्टॉक चल रहा है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पहले उस कंपनी के बारे में समझेंगे डिटेल में। उसके बाद आप पूरा उस सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि सीमेंट सेक्टर की किस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रही है, क्या इस पर्टिकुलर सेगमेंट में गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ मैक्रो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में जिससे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को मदद मिलेगी कि अगले 10 साल में ओवरऑल ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और फिर आप देखेंगे कि आप जिस स्टॉक में, आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उसका पीयर्स के साथ कैसे रेशो चल रहा है या किस हिसाब से चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली मदद करेंगी कुछ डिसीजंस लेने में। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली फॉलो करते हैं तो आप लोग जानते होंगे येस बैंक जैसे एक शेयर था जो आपको काफ़ी ऊंचे लेवल से काफ़ी तेज़ नीचे गिर के आपको 13 रुपये तक के लेवल्स पे आते हुए देखा, किसी पॉइंट पे 400 तक के लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा। तो अगर आप फंडामेंटली इस कंपनी को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि प्रमोटर को लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स थे जो काफ़ी टाइम से चल रहे थे, एंड उसके चलते हुए यहाँ आपको एक अच्छी बेसिकली वेल्थ डिस्ट्रॉय होते हुए दिखी काफ़ी लोगों की। सिमिलरली अगर आप देखेंगे टाटा एलेक्सी जैसी एक कंपनी जिसने बेसिकली आपको ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छी कंपाउंडिंग मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, तो ऐसे क्या एस्पेक्ट्स हैं जो इन दोनों चीज़ों को चेंज कर बेसिकली इम्पैक्ट करते हैं यूज़र एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, वो फंडामेंटल एनालिसिस के आप थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। तो कंपनी और इंडस्ट्री दोनों ही चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ओवरऑल वो इंडस्ट्री इतनी नहीं ग्रो करने वाली है अगले 10 साल में, तो प्रॉब्ली आप भी उसमें इन्वेस्ट करके इतना ज़्यादा गेन नहीं करेंगे। तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब जब ये सारी चीज़ें हमें पता है कि जो हमारे को स्टडी करनी है, जिससे हम ये डिसीजन ले सकते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ से, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के पास आता है कि हम पढ़ तो लेंगे बट पता कहाँ से लगेगा। तो आपको मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली जो आप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो आपको फ्रीली मिल जाएगी इंटरनेट पे। आपको कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मिल जाएगी। काफ़ी डेप्थ में काफ़ी सारी चीज़ें आपको कंपनी की खुद जो बेसिकली वेबसाइट होती है उस पर भी मिल जाती हैं, एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको BSE की वेबसाइट पे जाके भी मिल सकती है, जैसे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स हो गए, एनुअल रिपोर्ट्स हो गए। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली काफ़ी आसानी से मिल सकती हैं कंपनी के वेबसाइट पे जाके।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में मदद करती है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आप देख सकते हैं कि जो ब्रोकरेजेस होते हैं उनकी किस हिसाब से रिपोर्ट आ रही है, उनकी क्या कवरेज है, कहाँ किस सेक्टर पे किस स्टॉक पे वो अंडर परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं, कहाँ पे वो ओवर परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं। तो ये दूसरी चीज़ है जो आपको थोड़ी मदद कर सकती है फंडामेंटल एनालिसिस में। तीसरी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि आप कितना अप टू डेट है न्यूज़ को लेके, जो भी ओवरऑल मार्केट में चेंजेस चल रहे हैं, न्यूज़ चल रही है, उससे आप कितना अप टू डेट है एंड वो आप कितना एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली जब बजट आता है तो उसके टाइम आपको पता लगता है कि कौन से स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको आने वाले टाइम में थोड़ी अच्छी मदद मिलेगी मैक्रो पर्सपेक्टिव से, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं और सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको थोड़ी वीकनेस शायद देखने के लिए मिले। तो ये सारी न्यूज़ आप कितनी एक्टिवली फॉलो करते हैं उससे भी आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। एंड ये आपको अक्रॉस बिजनेस चैनल्स, मैगजीन्स, टेलीग्राम चैनल्स, मनी कंट्रोल, हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी रेडीली अवेलेबल है अगर आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो तो अगली चीज़ डिस्कस करते हैं कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने क्यों चाहिए और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे क्यों नहीं रिलाय करना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस जो भी लोग करते हैं या जो भी आप चार्ट्स बनाते हैं या जो भी आप पैटर्न्स आप स्टडी करते हैं, मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगती है हमारे व्यू में फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। अगर आपको कोई किसी शेयर में, किसी स्टॉक में पोजीशन लेनी है एक छोटे अवधि के में, कि आप ने देखा कि मेरा जो टाइम है मैं सिर्फ 2 से 3 साल के लिए ही मार्केट में अपने पैसे लगा सकता हूँ और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगा सकता, तो आप ज़्यादा सूटेड आपके लिए रहेगा टेक्निकल एनालिसिस। बट अगर आपको टाइम की कोई कमी नहीं है, आप 5 से 10 साल 12 साल तक आप अच्छे से इन्वेस्टेड रह सकते हैं मार्केट में, तो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप फंडामेंटल एनालिसिस पे जा सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली आप जब करेंगे तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी सारी कंपनीज़ होती हैं जो आपको जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ होती हैं उन सब के जो फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ होती हैं उनमें जो आपको ट्रेड्स दिखते हैं, जो भी आपको फाइनेंशियल रेशियोज़ दिखते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। और जो फंडामेंटली थोड़ी वीक कंपनीज़ होती हैं वो आपको उनमें भी आपको सिमिलर फ्लॉज, सिमिलर इश्यूज़ दिखेंगे बार बार आते हुए। तो अगर आप एक्टिवली इन कंपनीज़ की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, इनमें क्या चल रहा है एक्टिविटी, क्या गवर्नेंस इश्यूज़ चल रहे हैं, वो आप फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी आसानी से बच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड का लो इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी से, और काफ़ी अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी जहाँ आपको थोड़े कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिले। तो अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं जो आपको बहुत सालों तक आपको बहुत रेंज बाउंड ट्रेड देंगे। जैसे अगर आपने बड़े से बड़े ब्लू चिप कंपनीज़ देखी होंगी, आपको 3 से 4 साल तक वो बहुत रेंज बाउंड ट्रेड देंगे जहां आपको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट करके कुछ खास आपको रिटर्न्स नहीं मिले। बट अगर आप एक दिन उसमें किसी भी दिन उसमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है एंड वहाँ पे आपको फिर एकदम से वहाँ पे 2x 3x रिटर्न्स देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप इतना पेशेंटली नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो आप शायद लॉन्ग टर्म के लिए अगर नहीं कर सकते तो प्रॉब्ली फंडामेंटल एनालिसिस इतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल ना रहे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने में कोई आपको दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी स्पेशल डिग्री या कोई भी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से आप इसमें रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। तो अगर आपके पास टाइम है, आप डेडिकेटेड हैं, तो आप ये सारी रिसर्च आराम से ऑनलाइन फ्री में कर सकते हैं और आप कंपनीज ढूंढ सकते हैं जो आपको अच्छी कंपाउंडिंग रिटर्न्स देंगी, अच्छा CAGR देंगी ओवर स्पैन ऑफ 15 to 20 ईयर्स। तो अब आगे बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या ऐसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो आपको देखने चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। पहली चीज़ जो आपको देखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है वो आपके फाइनेंशियल रेशोज़ जो होते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चल रही है, उसकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो किस हिसाब से चल रहे हैं, जो EPS है और जो फाइनेंशियल रेशोज़ हैं वो किस हिसाब से आपको इस कंपनी में दिख रहे हैं। तो जनरली एक कंपनी जो थोड़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वो आपको लॉसेस तो नहीं रिपोर्ट करते दिखेगी, काफ़ी कम दिखेगी, आपको मोस्टली ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए दिखेगी एंड साथ ही साथ जो प्रॉफिट्स हैं और जो मार्जिन है वो इस कंपनी में ग्रो करते हुए आपको दिखेंगे। तो लेट से हर महीने ना ही सिर्फ आपको हर क्वार्टर या हर ईयर आपको ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और जो रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज़ है वो भी आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा एंड इसी वजह से इसमें आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स या मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको प्रॉफिट थोड़ा फ्लैट लाइन दिखता है या फिर आपको बहुत लिनियर तरीके से ग्रो करता हुआ दिख रहा है कि हर साल 5 से 6% या 7% ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे शायद आपको इतने मल्टी बैगर रिटर्न्स ना मिले और थोड़े स्टैटिक रिटर्न्स ज़्यादा मिले।
दूसरी चीज़ जो आप थोड़ा इंटरेस्टिंगली देख सकते हैं वो बेसिकली इस कंपनी में आपको क्या डिविडेंड पे आउट किस हिसाब से, ये एक और इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है जो काफ़ी लोग ट्रैक करते हैं कि कंपनी अच्छी डिविडेंड पे कर रही है कि नहीं कर रही। अगर कंपनी बहुत प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है तो 2 या 3 ही रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से वो डिविडेंड नहीं दे रही। या तो उनका डेट बहुत हाई है जिस वजह से वो अभी डेट पहले पे करके फिर शायद डिविडेंड देना चाहे, या फिर वो सारा का सारा कैपिटल उन्हें लगता है कि हम री इन्फ्यूज़ कर देंगे कंपनी में, अगर हम बिजनेस में ही वापस इन्वेस्ट कर देंगे शेयर होल्डर्स को देने की वजह, तो हम शायद ज़्यादा अच्छे कंपाउंडिंग रिटर्न्स दे पाएँ। तो जनरली अगर आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज देखेंगे तो आपको डिविडेंड पे आउट उनमें थोड़ा हेल्दी दिखेगा, बट ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपनी जिसका हाई डिविडेंड पे आउट है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ही हो। तो ये एक एस्पेक्ट है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं उनका, कि उनमें जनरली आपको डिविडेंड पे आउट थोड़ा हेल्दी देखने के लिए मिलता है और थोड़ा रिकरिंग भी देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार बहुत दिख गया, बट हर साल या हर क्वार्टर आपको थोड़ा एक नॉमिनल डिविडेंड ज़रूर मिलते हुए दिखता है, इंटरिम डिविडेंड और एक फुल डिविडेंड। तीसरी चीज़ जो आप वहाँ देख सकते हैं कि बेसिकली जो कैश फ्लोज हैं कंपनी के, जो डेट लेवल्स हैं और जो वर्किंग कैपिटल है वो आपको कितना फ्री फ्लोइंग दिख रहा है। जितना लो डेट होता है कंपनी का उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर बेसिकली कंपनी को कभी फाइनेंसिंग आगे यूज़ करने की ज़रूरत पड़े एंड अगर वो ऑलरेडी डेट में है तो आपको फाइनेंसिंग वहाँ थोड़ा वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है। बट अगर कंपनी डेट फ्री है, अगर उनके पास काफ़ी सारा कैश फ्लो है, तो कभी उनको एक्सपेंशन पर्सपेक्टिव से अपने नए प्रोजेक्ट्स देखना है तो वो सारी एक्टिविटीज़ काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो इस वजह से कंपनी की करंट डेट लेवल्स क्या है, उनका वर्किंग कैपिटल कैसा है, कैश फ्लोज कैसे हैं हर क्वार्टर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आप मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कोई भी इंसान बताएगा वो होगा कि प्रमोटर और मैनेजमेंट का बैकग्राउंड और बिजनेस एथिक्स कैसे हैं। अगर आपको प्रमोटर पे जनरली थोड़ा सा भी डाउट आता है, मार्केट में थोड़ी सी भी स्पेकुलेटिव न्यूज़ आती है प्रमोटर से रिलेटेड या प्रमोटर कंसर्न से रिलेटेड, तो आपको स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता दिखेगा एंड काफ़ी स्ट्रांगली अच्छे वॉल्यूम से आपको गिरता हुआ दिखेगा। तो अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे येस बैंक में, जैसे ही यहाँ पे आपको थोड़ी भी प्रमोटर कंसर्न्स देखने के लिए मिले थे तो आपको पहली बार 400 से ये शेयर नीचे गिर के ऑलमोस्ट 150 तक जाते हुए दिखा, फिर थोड़ी रिकवरी डेफिनेटली आई, फिर वापस थोड़े कंसर्न्स आए एंड ये शेयर उसके बाद आपको फ्री फॉल में एंड्स तक रुकता हुआ नहीं दिखा। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको बेसिकली प्रमोटर के जो एथिक्स हैं, प्रमोटर के ऊपर जो क्वेश्चंस होता है उनके इंटेग्रिटी का, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। एंड ये देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर के पास बेसिकली इस इंडस्ट्री में एक्सेल करने का, इस इंडस्ट्री में परफॉर्म करने का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है कि नहीं है। अगर कोई बैंकिंग इंडस्ट्री का नया सीईओ बन रहा है या किसी भी और इंडस्ट्री में, तो उसका इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और एक्सपीरियंस कैसा है वो आपका काफ़ी काम रहेगा। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट रहती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कि ये कंपनी एग्जैक्टली किस हिसाब से कंट्रोल होती है, किस तरीके से डायरेक्ट होती है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कैसी है, अकाउंटेबिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा होता है, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन, शेयर ट्रांजैक्शंस, ये डेटा आप वापस थोड़ा आपको काफ़ी आसानी से ऑनलाइन मिल सकता है सर्च करके। ये वापस थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है देखने के लिए कि क्या कंपनी ऐसा तो नहीं कर रही कि जो प्रमोटर्स हैं उन्हीं के रिश्तेदारों को या उन्हीं के फ्रेंड्स को बेसिकली कुछ डील्स दिए जा रही हैं जिससे अपने पर्सनल गेंस के लिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पर्सनल गेंस के लिए शेयर होल्डर का लॉस हो रहा है। तो लेट्स से कुछ ऐसे थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गई जो एक आपको फेयर डील में कम वैल्यू पे भी मिल सकती थी, बट क्योंकि प्रमोटर के वो रिश्तेदार थे तो आपको एट अ वेरी एक्सपेंसिव रेट कंपनी ने उन्हीं सर्विसेज को प्रोक्योर किया। तो इस केस में बेसिकली कंपनी यहाँ पे सेव कर सकती थी, बट क्योंकि कुछ रिलेटेड थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन ऐसी रही जहाँ पे उन्होंने एक अनफेयर एडवांटेज दिया एक पर्टिकुलर प्रमोटर ग्रुप को, इस वजह से बेसिकली यहाँ पे आपको शेयर होल्डर का थोड़ा लॉस होते हुए देखा। तो इस टाइप के जहाँ भी आपको ट्रांजैक्शन दिखे तो थोड़ा एक ये रेड फ्लैग की तरह आप कंसर्न कर इसे देख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो प्रमोटर की सैलरी किस तरीके से है, और यहाँ पे कि जो प्रमोटर्स हैं क्या वो बहुत ही ज़्यादा हैवी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं हर साल, या फिर बेसिकली वो काफ़ी बार ऐसे देखने के लिए मिलता है कि प्रमोटर्स बेसिकली एक सर्टेन उनकी सैलरी इतनी हाई हो जाती है कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो प्रमोटर की सैलरी पे करने में ही चले जाता है। तो जनरली प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है, बट जनरली उनमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिकली हाई सैलरी मार्जिन्स भी
देखने के लिए नहीं मिलते, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में देखने के लिए भी मिलते हैं, बट इसी वजह से आपको काफ़ी बार ये जो रेशो देखना चाहिए वो थोड़ा आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक देखना चाहिए कि क्या यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री मीडियन है उससे थोड़ा हायर साइड पे देखने के लिए मिल रहा है थर्ड पार्ट जो प्रमोटर की सैलरी है, या फिर नॉमिनल ही देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद जो आपको अगली दो चीज़ें देखने के लिए वो है, पहली चीज़ जो थोड़ा ज़्यादा आसान है कि ये शेयर बेसिकली कितना वॉलेटाइल है यहाँ पे, क्या बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिल रही है शेयर में, या फिर बेसिकली ये शेयर आपको बहुत ही ज़्यादा एराटिकली मूव करते हुए दिख रहा है। तो इंडेक्स आपको 2 से 3% मूव होते हुए दिख रहा है, बट आपको ये पर्टिकुलर शेयर 10 से 15% मूव करते हुए दिख गया। ये सारे ही साइंस आपको थोड़े नेगेटिव दिखेंगे किसी भी कंपनी में। जनरली अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एक स्टॉक दिख रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई बीटा देखने के लिए जनरली नहीं मिलता, अनलेस उस पर कोई स्पेसिफिक न्यूज़ है। जो अगली चीज़ आपको देखने के लिए कि बेसिकली शेयर होल्डर्स जो कंपनी की शेयर होल्डिंग है वो किस हिसाब से स्प्लिट है। जनरली आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उसमें जो भी आपके बेसिकली FIIs हैं और DIIs हैं उनकी होल्डिंग एक अच्छी मात्रा में आपको देखने के लिए मिलती है। जहाँ भी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज दिखती है, धीरे धीरे आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा आते हुए दिखते हैं। बट जिन भी लोगों के पास 1% से ज़्यादा होल्डिंग है कंपनी में, वो डेटा आपको काफ़ी कॉमनली और काफ़ी विजिबली एक्सेसिबल रहता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये डेटा आपको डेफिनेटली देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो अभी के लिए काफ़ी लंबा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो इस वीडियो में हम यहीं पे अभी पॉज करेंगे। बट जो आगे कि नेक्स्ट वीडियो सीरीज़, इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जो है उसको हम देखने के लिए थोड़ा डेप्थ में जाएंगे कि क्या किस तरीके से आप एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या रेशोज़ हैं जो थोड़े क्रिटिकल रह सकते हैं बेसिकली किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में, और उनको आप स्टडी करके किस हिसाब से बेसिकली अपने आगे के डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई फीडबैक हो आपके पास हमारे लिए जिसके बेसिस पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम कवर करें आपके लिए डेप्थ में, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। एक छोटी सी अपडेट, और अगर आप लोग बेसिकली शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं या एक्टिवली ट्रेड करते हैं एंड आपने अभी तक ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं खोला, तो हम लोग स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और आज ही ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट बनाएं। ज़ीरोधा बेसिकली एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता है, और साथ ही साथ जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वहाँ पर बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो अगर आप लोग अभी भी कोई कन्वेंशनल ब्रोकर यूज़ करके आधा % या 1% तक का ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अकाउंट बना के अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएं। अगर आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव हैं एंड आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, तो एक बार फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जो भी हमारे पास शेयर मार्केट न्यूज़ होती है, जो भी हमारे पास अपडेटेड व्यूज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढ के आज ही हमारे को वहाँ ज्वाइन करें। तो देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अब अगले हफ्ते का आप इंतज़ार करिए जहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे। शुक्रिया।